आज हम है ना शिक्षा की नीति प्रारूप और उस पर सब चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आदरणीय साधन भाई जी कह रहे थे अभी यूनिवर्सिटी का तो बहुत छोटा ही सही स्वरूप है, ये यहाँ पे आपको जानकारी के रूप में ही जिस तरह से वो प्रेरणा विद्यालय की बात कर रहे थे वहाँ तो फिर भी बहुत कुछ कार्य चल रहा है। हम तो अभी विश्वविद्यालय का ही अध्ययन कर रहे हैं कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में विश्वविद्यालय किसको कहेंगे, है ना, क्या उसका कार्यक्रम होगा, क्या इसका स्वरूप होगा। तो जो टीम है मिलकर, जैसे अभी सबका इंट्रोडक्शन हुआ, एक प्रबंधन समिति जो आदरणीय बाबा जी ने नामित की थी और जो लोग स्वेच्छा से इसमें भागीदारी के लिए आए हैं, सब मिलकर उसके स्वरूप, उसका लक्ष्य, उसके बात कर रहे हैं। तो उसी को मैं भी रखूंगा। जो लोग देख के आए हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ है तो उसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आवश्यकता ही क्यों है ना, विश्वविद्यालय की, तो इस पे बहुत ज़्यादा कहने की तो नहीं है। अभी तक बहुत प्रयास हो चुका है, उस सब के प्रति कृतज्ञता भी है। तो विश्वविद्यालय के स्वरूप की बात ही इस अर्थ में कर रहे हैं कि पहले आदरणीय नागराज जी द्वारा अनुसंधान हुआ है, परिचय शिविर की प्रस्तुति, पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, अध्ययन शिविर का स्वरूप निकला है, अभिभावक विद्यालय, और इसमें अभी लिखा नहीं है, ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी पुरानी है ना। छोटी में जो मानवीय शिक्षा केंद्र है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र है, वो हुआ है। शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम हेतु प्रयास हुए हैं, कुछ परिवार में परिवार समूह के जीने का स्वरूप और प्रयास हुआ है। ये सब इतना हो चुका है। इसके साथ, इसकी एप्रिसिएशन के साथ, कृतज्ञता के साथ में ही अगला स्टेप की हम सोच पा रहे हैं। तो अभी तक इतना सब होने के बाद में अब अगले कदम क्या है कि दर्शन पे आधारित जीने में विश्वास बन पाए, और जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की तरफ हम कदम को आगे बढ़ा पाए, उस अर्थ में ही इस विश्वविद्यालय के स्वरूप को सोचा जा रहा है। अब इसमें अध्ययन की वस्तु क्या हो गई, तो हम लोगों ने जितना विचार कर पाए हैं यहीं तक पहुंचे हैं, जो हम सब अध्ययन करते हैं, जिन्होंने भी पुस्तकों का अध्ययन किया है, वांग्मय का अध्ययन किया है, अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी परिवार भाव के और पवित्रता के साथ में जो मानवीयतापूर्ण आचरण है उसका अनुकरण अनुसर करते हुए ये भाव के साथ में, और समझ की वस्तु, ज्ञान विवेक विज्ञान, मानवीय लक्ष्य, मानवीयतापूर्ण आचरण, जीवन लक्ष्य, यही सब अध्ययन की वस्तु रहेगी। कौशल साथ साथ में, जो अभी आदरणीय योगेश भाई जी ने कहा था कि वो फिनिशिंग होगी, जो 6th कौशल की बात चलेगी, उसको कैसे हम आहार आवास अलंकार पर अधिकार हो जाए और दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन की वस्तुओं पर भी हम कुछ अधिकार प्राप्त कर पाएँ, ये विश्वविद्यालय में अध्ययन की वस्तु के रूप में देख रहे हैं। आइए, क्या कार्यक्रम होगा। तो हमने आज सुबह से इस बात को सुनी रहे कि मध्यस्थ दर्शन ने कुछ अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। अभी सुबह जैसे आदरणीय साधन भाई जी कह रहे थे, अभी पाठ्य की अगर शिक्षा की वस्तु के रूप में देखें तो वो स्थापित नहीं है, वो पढ़ाई नहीं जा रही है, वो अभी हम सामाजिक विधि से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो काम है वो शोध का काम है। जब हम लोगों ने टीम इस विश्वविद्यालय पे सोचने का शुरू किया था, हम कल्पेश भाई, राकेश भाई और शुरू में और भी जो अशोक भाई, तो हम पहले ऐसा लगता था कि कॉलेज के रूप में देख रहे थे। धीरे धीरे जैसे हमारी गहराई बढ़ी, हमको लगा कि ये कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालय कॉलेज से बड़ी चीज़ है, और जो कॉलेज और विश्वविद्यालय से को डिफ्रेंशिएट करता है वो शोध ही करता है। तो विश्वविद्यालय का जो मुख्य काम है, जो अवधारणाएं प्रस्तुत हुई हैं मध्यस्थ दर्शन में, उनको शोध के रूप में स्थापित करना। तो अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय क्या करता है, विश्वविद्यालय में मूल रूप से फैकल्टी होती है जो अपने आप में एक स्कॉलर है, जो शोध करता है। अब अगर हम कहें कि मानव संस्कार अनुसंगी है, इसको कैसे स्थापित किया जाए। अभी हम कहते हैं वो हेरिडिटी से चलता है या परंपरा से चलता है, तो कैसे इस बात को स्थापित किया जाए, तर्कपूर्वक, व्यवहार पूर्वक इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाए, मूल रूप से ये शोध है। उसी तरह से मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, जो भी मानव का व्यवहार है वो संस्कारों से जीवन में है, जीवन को कैसे स्थापित किया जाए अभी हमको बता दिया गया है और उसको हम देख रहे हैं, उस पर हम अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षा के रूप में इसको कैसे स्थापित करेंगे, ये शोध होने की आवश्यकता है। इसी तरह से मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, जो भी बातें हैं उनको एक शिक्षा विधि से शोधपूर्वक प्रस्तुत किया जा सके, मानवत्व का अध्ययन हो सके, मानवीयता का संरक्षण हो सके, ये विश्वविद्यालय में शोध का काम होगा।
अभी जो थोड़ा सा डेविएशन अभी की यूनिवर्सिटीज़ में अगर शोध होता है वो भी जीने में आता है, लेकिन वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के रूप में आता है, ज़्यादातर सुविधा के रूप में आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलग बात हो रही है। जितनी भी मध्यस्थ दर्शन की अवधारणा है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाती है। और अभी तो अनुमान ऐसा लगता है कि मैं जीवन हूँ और जीवन में 10 क्रियाएँ होती हैं, इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको तर्कपूर्वक बता दिया जाएगा, लेकिन इसका प्रमाण क्या होगा? तो वो प्रमाण तो जीने से ही होगा। और इस तरह से जो शिक्षा की बात होगी वो जीवन शैली को स्थापित करने के अर्थ में ही होगी। इसलिए व्यवहार और व्यवस्था का अभ्यास उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो यूनिवर्सिटी के रूप में जो कॉलेज का स्वरूप निकलेगा वो इसी तरह का निकल के आता है। फिर स्थिति किस तरह है? फिर हम कह रहे हैं ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक भी जाएगा, तो सामाजिक इकाई के रूप में होगा और 10 सोपानीय व्यवस्था का ही भाग होगा। इस तरह से इसका जो डिजाइन बन रहा है ये तीनों के रूप में, कार्यक्रम के रूप में बनता है। और फिर इसमें प्रक्रिया बिंदु निकलते हैं कि फिर स्नातक किसको कहेंगे, आज ग्रेजुएट किसको कह रहे हैं, है ना। यूनिवर्सिटी में शोध होती है, फिर उस शोध के आधार पे जो कार्यक्रम निकल के आता है, उस कार्यक्रम से जब एक बच्चा या एक विद्यार्थी जब शिक्षा को प्राप्त होता है तो उसको सत्यापन होगा। अभी डिग्री देते हैं तो वो सत्यापन किस प्रकार का होगा वो मैं अगली स्लाइड में रखूँगा। लेकिन इस साथ साथ में हमको शिक्षा में मान्यता भी लेना है। तो अभी जो टीम इसमें लगी हुई है, हम 2 अप्रोच को अध्ययन कर रहे हैं। एक अप्रोच तो ये होगा कि मध्यस्थ दर्शन आधारित शिक्षा के स्वरूप के आधार पर हम अथॉरिटीज़ को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को अप्रोच करें कि देखिए ये भी एक, है ना, यूनिवर्सिटी का स्वरूप होता है और इसको मान्यता दी जाए। एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ऐसा है कि वर्तमान जो ढांचा है उसी में हम पहले विश्वविद्यालय का अप्रूवल ले लें और फिर जो अभी हमने विश्वविद्यालय का कार्यक्रम किया उसकी तरफ लेके जाएं। इस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही अप्रोच ठीक लगती हैं और जैसा भी सभी का निर्णय हो जाएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब आदरणीय नागराज जी ने जो ग्रेजुएट है, जो है ना, जिसका स्नातक हो गया है, उसके लिए एक निर्देश दिया है कि वो उसकी शिक्षा पूरी हो गई है तो वो स्वयं ही सत्यापन करे। जैसे आज की स्थिति में तो एक डिग्री मिल जाती है, अब वो डिग्री कैसे भी आ जाए, है ना। डिग्री पाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सब उससे परिचित ही हैं। लेकिन यहाँ सत्यापन कैसा होगा? तो उसमें स्नातक ये कह पाए कि मैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में पारंगत हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। शरीर यात्रा पर्यंत इसका प्रमाण प्रस्तुत करूँगी। मैं परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में समर्थ हूँ। मैं अखंड समाज में सार्वभौम व्यवस्था सूत्र में पारंगत हूँ। इसके लोकव्यापीकरण व परंपरा कार्य में शरीर यात्रा पर्यंत प्रमाण प्रस्तुत करूँगी। मैं समाधान समृद्धि वर्तमान में विश्वास अभय पूर्वक जीने में से के लिए पारंगत हूँ। मैं परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करूँगी। मैं मानवीय शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, मेरे समझदार परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य, लाभ हानि मुक्त विनिमय कार्य और स्वास्थ्य संयम कार्य में पारंगत हूँ। इसे प्रमाणित करूँगी। मैं ग्राम, मोहल्ला, स्वराज्य व्यवस्था, ज्ञान विवेक, विज्ञान मूलक विचार, व्यवहार व कार्य में पारंगत हूँ। इसे शरीर यात्रा पर्यंत प्रमाणित करता करूँगी। ऐसा अगर विद्यार्थी कह पाता है, साथ साथ में जो विश्वविद्यालय के सभी अंग हैं वो भी इसको समर्थित कर पाते हैं, तब हम कह पाएंगे कि ये शिक्षा पूरी हो पाती है। अभी ये काम बहुत बड़ा लगता है, हम सब को ये जिम्मेदारी है जो भी टीम बनी है, क्योंकि अभी तो पहले हमको ही ये कह पाने की स्थिति में पहुंचने में कम से कम अभी मैं तो स्थिति में नहीं पहुंचा हूं। इसके लिए निष्ठा है, इसमें अध्ययनरत हूं, इसको कर पाऊं, ऐसा मेरा भी प्रयास है, तभी हम इसको विद्यार्थियों को करा पाएंगे। अब ऐसा विद्यार्थी कह पाए, अब ये कॉलेज के स्वरूप में कर गए, तो पहले शोध हुआ, शोध के रूप में कॉलेज का ढांचा की, है ना, जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, तो प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में हम देख पा रहे, तो एक दर्शन उसकी एक फैकल्टी के रूप में पहचाना गया है, जिसमें समझ का काम होगा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो कह रहे हैं। उसके साथ साथ में स्वास्थ्य एवं समग्र चिकित्सा एक फैकल्टी है, क्योंकि उसके साथ में स्वास्थ्य की बात आती है। उत्पादन कर पाए क्योंकि समृद्धि की बात है, तो तकनीकी, प्रबंधन, इंजीनियरिंग जो भी बात है वो एक डिपार्टमेंट निकल के आता है। साथ साथ में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में
विधि एवं सामाजिक न्याय, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान भी फैकल्टी निकल के आती हैं। आप देखेंगे कि अगर हम अभी यूजीसी के हिसाब से देखते हैं तो ये सब एक एक फैकल्टी जिसको हम देख रहे हैं वो अभी 4-5 फैकल्टी के रूप में या डिपार्टमेंट के रूप में पहचानते हैं। तो ऐसे तो ये कहने को 6 हैं, लेकिन ये 24-25 फैकल्टी के रूप में दिखती हैं, जिसमें हम सभी को, जैसे आज सुबह से ही अशोक भाई जी ने बताया था कि किस तरह से इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है कि सब में भागीदारी के अर्थ में हम अपने आप को पहचान पाएँ, जो इसका सिलेबस बनना है और जो आगे की कार्यक्रम होना है ना, उस अर्थ में भी ये फैकल्टी को पहचाना गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अध्यापन कौन लोग कर पाएंगे। इसमें अगर अध्यापन करने आए हैं, है ना, तो पहली बात तो हम इस कार्यक्रम को जो शोध कर पाएँ, ले पाएँ, तो अध्ययनरत हों, परिचय शिविर 3 बार दर्शन साहित्य पठन पूर्ण हो, एक कहने का तरीका है। मूल रूप से अध्ययन में निष्ठा हो, शोध मानसिकता के साथ में हो, है ना। और हम ऐसा ही कह रहे हैं कि देखिए आज एक शोध को बहुत, अगर आज प्रचलित रूप में देखेंगे तो भारत का शोध में कहीं कोई स्थान नहीं आता। आज प्रचलित शिक्षा के रूप में भी यहाँ पे मूल शोध की बात हो रही है और हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि पीएचडी ही कर सकता है, केवल मानसिकता होने की आवश्यकता है, शोध मानसिकता हो, सक्षम हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि स्वयं व परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो लोग सक्षम होंगे वही शोध की मानसिकता के साथ में भी हो पाएंगे। समन्वय समझाने व्यवसाय में भागीदारी में स्वावलंबी हो, यानी वेतन अपेक्षा विहीन हो। ऐसा सोचा जा रहा है कि भाई बिल्डिंग तो जैसे बताया गया कि गांधी विद्या मंदिर ने वहाँ पे जमीन और, है ना, बिल्डिंग के लिए फंड दिया गया है। हमारा ऐसा सोचना है कि जो लोग वहाँ पे रहकर अध्यापन का कार्य करेंगे उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो स्वयं में भी सक्षम होंगे और सक्षम से स्वायत्तता की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा विचार है। और सक्षम को भी हम यही पहचान रहे हैं कि जो भी सामाजिक या उत्पादन विधि से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और प्रमाणित होने के इच्छुक हों और कौशलता के साथ में हों, और उनको अवसर एक मिलेगा कि गौरवता का, और उत्पादन हेतु जो भी घर है, कुछ आवश्यकताएं हैं, कृषि भूमि, गाय, अन्य उत्पादन को हम सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाए। उसी तरह से विद्यार्थी की भी अर्हता को ऐसा ही देखा जा रहा है कि सूचना प्राप्त हो, अगर नहीं होगी तो हम इंडक्शन प्रोग्राम के द्वारा सूचना दी ही जाएगी। अध्ययननिष्ठ हो, समझने के हेतु इच्छुक हो, श्रमशील हो, समाधान एवं समृद्धि पूर्वक जीने में उसकी तत्परता हो। अभी ऐसा सोच रहे हैं या तो 12वीं पास या किसी भी बोर्ड से या समकक्ष, यानी कि उसका आचरण और उसके पास कुछ बेसिक स्किल्स हो। ये सब भी प्रस्तावित हैं। इस सब में हम सब चर्चा कर रहे हैं, इनको फाइनलाइज सभी टीम मिलके करेंगी, लेकिन एक पहला एक प्रारूप ऐसा बना है और उनको भी समझने और समझाने के पूरे अवसर वहाँ पर उपलब्ध होंगे, ऐसा वातावरण दिया जाएगा विद्यार्थियों को, ऐसा सोच रहे हैं। तो पूरा परिसर का डिजाइन अभी हम इसमें नहीं रख रहे हैं, कुछ इसी तरह से उसको बनाया गया। तो इस सब कार्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी सबका इंट्रोडक्शन हुआ। 2 तरह की समितियां हैं, एक तो जो मार्गदर्शन संरक्षण प्रबंधन समिति के रूप में हम पहचानते हैं, उन सब के आपसे हो चुका है। सभी आदरणीय साधन भाई जी, आदरणीय अम्बा दीदी जी, श्रीराम भाई जी, हिमांशु भाई, सोम भाई, अनिता दीदी, मीना दीदी, योगेश भाई, सुरेंद्रपाल भाई, अवधेश भाई सचिव के रूप में, ये 10 लोग एक प्रबंधन समिति के रूप में हैं। और दूसरी एक टीम है जो लगातार मिलती रहती है, जिसको हम कार्यकारिणी समिति कह रहे हैं। उसमें सभी कल्पेश भाई, अमेनिका दीदी, अशोक भाई, शीला दीदी, दृष्टा दीदी, राकेश गुप्ता भाई, प्रियंका दीदी, राकेश अग्रवाल भाई, अजय जैन भाई, अवधेश भाई, राजीव भाई, निशा दीदी, सफाली दीदी और मैं भी उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ में एक बैकअप टीम है, जैसे प्रफुल्ल भाई है ना, और बिट्टू भैया है, क्या है ना, प्रज्ञा बिटिया है, ये सब सूर्यकांत भाई हैं, जो थोड़े थोड़े सिलेबस में पीछे रह के महीन बेटा हैं, ये सब काम में लगे हुए हैं, जो सिलेबस का काम कर रहे हैं। तो ये एक विश्वविद्यालय का स्वरूप आप सबके सामने है। ऐसी हमारी आशा है कि आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से इसको हम पूरा कर पाएंगे। नमस्ते। ये परस्परता में जो तृप्ति का भाव है, परस्परता में जो स्नेह का भाव है, ये हमको लगातार ऊर्जा देता है। और इसी क्रम में फिर काम हमारे लिए काम जैसा नहीं लगता है, वो तो साथ में मिलके चलने की खुशहाली है। अभी जो बातें आपके सामने
भाई जी ने की, उसमें मुख्य रूप से जो अभी दृष्टिकोण आ रहा है, देखिए मेरे को लगता है कि हम सभी जितने लोग यहाँ सभा में हैं, हम सब अपनी यात्रा में एक कदम से अगले कदम तक पहुंचने के क्रम में किन्हीं जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की मानसिकता में है। इतने सालों में हम भी ये देख पाए कि किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। जिन भी लोगों ने किन्हीं जिम्मेदारियों को स्वीकारा, किताब पढ़ने से सूचना मिलती है और वो आवश्यक भाग है, लेकिन जिन भी लोगों ने किन्हीं जिम्मेदारियों को वहन करने का मन बनाया, उन जिम्मेदारियों को वहन करने निभाने के क्रम में अपना अधूरापन और ज्यादा दिखाई देता है। जितना अपना अधूरापन दिखाई देता है, उतना अध्ययन की आवश्यकता और उतना जो भी मैं समझा हूं उसको परस्परता में जांचने का अवसर मिलता है। तो जो बात योगेश भाई ने अपनी बात में कहने की कोशिश की, तो मूलभूत भाग इतनी ही है कि हम सभी 2 दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस क्रम में जो भी एक पूरी यात्रा हुई है उसको आपके सामने रखने की कोशिश है। लंच के बाद जो भी मित्र हमारे बाहर से आए हैं उन सब की यात्रा को भी सुनेंगे, और शाम को समापन के पहले आपकी भूमिकाओं का क्रम क्या हो सकता है उसको भी सुरेंद्र पाठक जी आपके सामने रखेंगे। इस यात्रा में जो अभी तक की जर्नी हुई है उसमें मुझको लगता है कि देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण है कि अनुभव मूलक विधि से एक व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके, शिक्षा से लेके, संविधान से लेके, बाजार से लेके, राजनीति से लेके विश्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा बनता है, ये एक बात है। हम सब लोग, मानव के लिए सूत्र है कि वो अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हम सब अपने उस महत्व को जानने के क्रम में और जीने के क्रम में कोई भूमिका लेना चाहते हैं, इस यात्रा को अपने साथ होने देना चाहते हैं। तो इस क्रम में महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि मेरी चाहना एक चीज है और मेरी योग्यता एक चीज है। तो यदि शिक्षा के क्रम को देखें, अभी हम अभिभावक विद्यालय से शुरू करके फिर 12वीं तक की यात्रा को पूरी करेंगे। तो अभी मैं अनिता दीदी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 4 बातें कह रहा हूं। तो एक तो ये समझ में आया कि वर्तमान में सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, है ना, कई सारे बोर्ड्स इस देश में चल रहे हैं और पहले से एक यात्रा में हम हैं ही। तो आदरणीय बाबा जी ने जो मार्गदर्शन दिया उसमें एक तो ये आया कि कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पहला चरण होगा। अभी एक विद्यालय जो आज सीबीएसई के रूप में चल रहा है, सीजी के रूप में चल रहा है, उसमें कक्षा 1 से लेके 12वीं तक एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पूरा दर्शन उनकी आयु और मनस्थिति के अनुसार लाया जाए। उस क्रम में जितने भी शिक्षक हैं वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जितना उनका आधार गहरा होगा वो उतना ही अपने सब्जेक्ट को जब समग्रता की रोशनी में, दर्शन की रोशनी में पढ़ाएंगे तो उसमें से भी वो बहुत सारी चीजों को ठीक से दे पाएंगे। और ज्यादा बड़ा भाग तो वही है कि शिक्षक का व्यक्तित्व ही बच्चे के लिए एक पाठ्यक्रम हो जाता है, उसके लिए वो ध्यानाकर्षण की वस्तु होता है। तो एक मॉडल तो ये है कि एग्जिस्टिंग जो बोर्ड्स हैं उनके साथ कॉमन सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया जाए। धीरे धीरे टीम इवॉल्व होगी, जैसे जैसे टीम इवॉल्व होती है तो अगले चरण में, जिसको हम कह रहे हैं कि दर्शन की रोशनी में शिक्षा का स्वरूप जिसमें कोई सीमा ना हो, वहां तक हम पहुंच जाएं, ऐसी अपेक्षा तो है। तो अभी जब रायपुर में विद्यालय शुरू करने की बात आई, तो क्योंकि 1 से 5 तक कोई बहुत प्रेशर नहीं है, तो 1 से 5 की परमिशन सीजी की है, लेकिन उसमें जो कंटेंट और उसको रखने की विधि है वो पूरा दर्शन की रोशनी में उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो उस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अनिता बहन को कि आप आए और एक बार संक्षेप में पूरी बात रख दें। आज सुबह से बहुत सारी बातें हो गई है जो मैं भी लिखी थी कि सबके प्रति जो मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती थी, तो उसमें मैं अपने उसको शामिल करती हूँ। महाराज जी हो, बी आर भैया हो, सोम भैया हो, यहाँ जितने भी लोग हो, योगेश भैया हो। और अब अपनी बात शुरू करती हूँ। प्राथमिक विद्यालय की जो बात मुझे रखनी है, आज हम सब शिक्षा सम्मेलन में एकत्र हुए हैं। सम्मेलन की परिभाषा जो बाबा जी ने दी, पूर्णता के अर्थ में मिलन, तो मुझे लगता है शिक्षा सम्मेलन का अर्थ यही निकल के आता है
कि शिक्षा एक सशक्त माध्यम है पूरी धरती में एक स्वरूप में पूरी मानव जाति के लिए पूर्णता की ओर अनुगमन करने का। तो एक बहुत बड़ा दायित्व लगता है एक शिक्षक पद का। और यदि एक शिक्षक क्या होता है इसकी प्रेरणा यदि मुझे मिली है तो मैंने बाबा जी के आचरण को देखा है। चूंकि ये पूरा शिक्षक का सम्मेलन है, हम सब शिक्षक रूप में उपस्थित है, तो ये बात मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग बार बार बाबा जी के मुंह से पूरा दर्शन सुनते थे। मतलब कोई भी आ जाए, चाहे वो नाड़ी दिखाने आए, चाहे गांव की महिला हो, चाहे शहर का कोई व्यक्ति हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, हर किसी के सामने पूरा दर्शन बाबा जी सुनाते थे। कई बार उस समय अपनी छोटी बुद्धि से ऐसा लगता था इनको बात समझ में नहीं आई होगी, इनको थोड़ी समझ में आई होगी, इनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, क्यों बाबा जी अपनी ऊर्जा लगाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें अंदर चलती रहती थी। लेकिन ये चलते चलते बाबा जी समझ में आ गए। ये समझ में आया कि सब समझ सकते हैं। ये जो उनका विश्वास था मानव जाति के ऊपर, एक्चुअली में यही एक शिक्षक का विश्वास होने की जरूरत है। यदि अपन शिक्षा की परिभाषा देखते हैं, शिष्टता पूर्ण ज्ञान का उदय, वो तभी हो पाएगा जब शिक्षक में शिष्टता पूर्ण आचरण होगा। और वो चीज हम लोग बाबा जी में देख पाए। तो एक चीज ये उस समय संप्रेषित हुई कि हर मानव समझ सकता है, लेकिन ये सिर्फ अभी संप्रेषित हुई है एक लाइन के रूप में। अभी उसको जीने में आने में समय लगेगा, उसी प्रयास में हम लोग हैं। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते गए तो बाबा जी में एक चीज जो दिखाई दी कि धीरता वाली जो बात है, बाबा जी ने पहले से 14 तक की जो पाठ्यक्रम लिखा है उसमें शिक्षक का जो आचरण लिखा है, धीरता, वीरता, उदारता। धीरता का मतलब है सत्य के प्रति निष्ठा। सत्य को यदि हम देखने जाते हैं तो वास्तविकता है। यदि शिक्षक को पूर्ण वास्तविकता का पता है तभी वो समझ पाएगा कि ये किस क्रम से बच्चे में जाएगी। यदि अपन इसके साथ ही अनुभव की परिभाषा जोड़ देते हैं, अनुक्रम से प्राप्त, तो ये समझ में आता है कि जागृति एक निश्चित क्रम में ही जाएगी। आप कभी भी कुछ भी डाल दोगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसका एक ही लाइन से मैं पूरी अपनी बात रखना चाहूंगी जो बाबा जी ने कही, और उसके द्वारा कैसे पूरे मानव संबंध की पहचान, कैसे पूरे 30 मूल्यों का प्रकाशन हो सकता है सिर्फ यदि एक लाइन को भी हम पकड़ लेते हैं। तो जब विद्यालय खुला, 2011 में विद्यालय खुला, 13 बच्चों के साथ, हम लोग 6-7 बहनें थी, और आज मेरे को लगता है 20-22 बहनें हैं, बच्चे 50-60 हैं, और 5 साल बाद एक बैच हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। जब हमारा विद्यालय खुला तो बाबा जी ने कहा पहले वर्ष माँ के बारे में बताओ। तो हम लोग बहुत खुश कि इतनी सी बात है, बता देंगे, बढ़िया। हम लोग सब गए और लिखने बैठे नर्सरी का सिलेबस। तो माँ के बारे में कुछ बताए, फिर साथ में हम सबको लगा 5 फ्रूट्स भी बताने चाहिए, 5 वेजिटेबल भी बताने चाहिए, कुछ शेप भी बताना चाहिए। तो हमने सब चीज वो जोड़ दी। जैसे ही बाबा जी के पास लेके गए, उन्होंने नजर दौड़ाई और कहा फिर कचरा पढ़ाने लग गए। फिर हम लोग वापस गए, बाबा जी ने कहा माँ को पढ़ाओ पोषण के अर्थ में। हम फिर गए, फिर एक लिस्ट बना के लाए। हम सब सोचे पोषण के अर्थ में माँ को तो रखेंगे ही, साथ में चाची, दादी सबको रख लेते हैं क्योंकि सब पोषण करती हैं। हम सब लिख के लेके गए, माँ को रखे, फिर लिखे माँ के जैसी दादी, माँ के जैसी चाची। फिर बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने खूब डांट लगाई, ये माँ के जैसी क्या होती है, माँ को रखो केंद्र में। ये हम सबके लिए बहुत सोचनीय मुद्दा है कि हम लोग कहीं ना कहीं मूल को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मैं ऐसे जोड़ूं कि यदि परमाणु में व्यवस्था समझ में आती तो शायद अस्थिरता, अनिश्चयता नहीं होती। तो यदि माँ समझ में नहीं आएगी तो मानव संबंध समझ में आ ही नहीं सकता आगे। ये एक बहुत सुंदर बात निकल के आई। तो जब 1 वर्ष तक माँ के बारे में बहुत सारे संवाद लिखे, बहुत सारी लाइनें हम लोग लिखे, तो
तो ये कहने में मेरे को आज भी, मैं अपने सम्मेलन में भी बोली थी कि 45 वर्ष की उम्र में 1 साल के पाठ्यक्रम में मेरे को मेरी माँ समझ में आई थी, और उसका उत्सव आज तक मेरे अंदर बना हुआ है। और उसमें फिर जो अभी 5-6 साल में बहुत शोध हुआ कि आखिर में ऐसा क्यों कहा बाबा जी ने, तो एक चीज समझ में आई कि व्यवस्था के अर्थ में, व्यवस्था में माँ पोषण के अर्थ में है। तो धरती में कहीं भी कोई भी माँ, पढ़ी लिखी हो नहीं हो, गांव की हो शहर की हो, कैसी भी हो, चाहे वो उसके घर में एक अन्न का दाना ना हो, चाहे किसी के पास अन्न का भंडार हो, लेकिन बच्चे का पोषण तो माँ के शरीर से ही होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है उस समय। यदि उस जगह को हम देख पाएंगे तब समझ पाएंगे कि माँ को ही क्यों केंद्र में रखा गया है। यदि माँ अपने संबंध का निर्वाह नहीं करती तो मानव जाति जो आज हमको दिख रही है शायद नहीं दिखती। तो आज हम सब जो दिख रहे हैं उसमें माँ संबंध केंद्र में है। तो व्यवहारिक शिक्षा में संबंधों की पहचान की बात शुरू हुई, तो सबसे पहले माँ संबंध समझ में आना। माँ संबंध समझ में आने के साथ साथ धीरे धीरे पिता संबंध समझ में आता है। जब बच्चे की आवश्यकताएं बढ़ती है तो लगता है कि आहार आवास अलंकार की आवश्यकताओं को पिता पूरा करता है, तो माता पिता के संयुक्त रूप में हमको वो उपकार दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक चीज और जुड़ पाई, जो मैं अपने आप में कई बार ये बात सोचती थी कि हर बच्चा न्याय का याचक होता है, और बहुत लोगों के मुंह से मैं ये सुनती थी कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है ना, मतलब हमारे माता पिता ने न्याय नहीं किया, गुरु ने न्याय नहीं किया, भाई बहन ने न्याय नहीं किया, लेकिन हम अब न्याय करेंगे सबके साथ, हम अपनी पीड़ा से दूसरों को अब। तो मैं जितना भी अपने आप में ये चीज को देख पाई कि आज भी हर माता पिता न्याय कर ही रहे हैं, बस हम उतनी सूक्ष्मतम स्थिति हमारी नहीं है देखने की। तो यदि न्याय की याचना पूरी होने की प्रथम स्थली है माँ संबंध की पहचान, न्याय की याचना पूरी होने की द्वितीय स्थलीय है पिता के उपकारों को देख पाना, और इन दो के साथ जब बच्चा बड़ा होता है और विद्यालय आता है तो न्याय की याचना पूरी होने की तीसरा संबंध है गुरु संबंध। तो जब बच्चा विद्यालय में आता है, यदि गुरु अपने आप में पूरा है, प्रामाणिक है, अब वहां से बच्चे में संस्कार रोपण का काम शुरू होता है। किस रूप में? क्योंकि गुरु होता है जो माता पिता की तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षण कराता है, गुरु ही है जो माता पिता के उपकारों को बच्चे को संप्रेषित कर पाता है। जब ये बात हम लोग देखें कि बार बार बच्चों को यदि उपकारों के बारे में बताया जाए तो क्या होगा, तो ये समझ आया कृतज्ञता का मूल्य का रोपण होगा, और सबसे पहले यदि कोई मूल्य रोपित होगा तो वह कृतज्ञता है। यदि कृतज्ञता नहीं समझ में आई तो आगे कोई मूल्य प्रस्फुटित नहीं होंगे, और कृतज्ञता तभी प्रस्फुटित हो सकती है जब हम सेवा और सहयोग और उपकार को देख पाएंगे। प्राथमिक विद्यालय को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक को, क्योंकि चेतना विकास का मतलब है अमानव से मानव, मानव से देव मानव में संक्रमण, और ये संक्रमण जिस मूल्यों के आधार पे होगा वो है धीरता, वीरता, उदारता। तो जिस धीरता के साथ गुरु बच्चे में इन चीजों को स्थापित कर पाएगा, बच्चों में कृतज्ञता का मूल्य का स्थापन करना, धीरे धीरे बच्चा ये देख पाता है कि गुरु सभी के साथ, सभी बच्चों के साथ कैसे न्याय कर पा रहे हैं। जब सभी बच्चों के साथ न्याय करता हुआ गुरु दिखेगा बच्चे को, तब उसके अंदर गौरव का स्थापन होगा। और अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो धीरे धीरे यदि न्याय सभी बच्चों को मिल रहा है तो बच्चा उस गुरु को स्वीकार करता है और श्रद्धा का रोपण होता है, और गुरु जैसा बनने की उसमें सक्रियता, उसके अंदर एक इच्छा आती है कि मेरे को गुरु जैसा बनना है।
और जब वो गुरु को सबके साथ एक जैसा न्याय करता हुआ देखता है निरंतर निरंतर, तो प्रेम का रोपण होता है। जब वो गुरु को अनन्यता में जीता हुआ देखता है, तो मेरे को लगता है कि पांचवी तक यदि अध्यापक पूरे हैं, तो बच्चे के अंदर कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, अगर ये 4 मूल्य रोपित कर देते हैं, तो स्वयं में विश्वास अपने आप बच्चे में आ जाएगा। अगर ये 4 बीज उसमें डल गए बच्चे में, तो आगे की शिक्षा लेने के लिए वो उत्सुक ही रहेगा, क्योंकि अब उसको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है। संबंध की पहचान के साथ संबंध निर्वाह के लिए जिम्मेदारी पूर्वक खड़ा होगा और आगे की शिक्षा को पूरी करेगा। और जैसा सुरेंद्र पाल भैया ने सत्यापन रखा, बाबा जी ने कहा था कि आप बच्चों के साथ काम करो, लेकिन अभी से उनका मूल्यांकन नहीं करना। और ये बात अभिभावकों को भी बता देना कि बच्चों का मूल्यांकन इतनी जल्दी ना करें, स्नातकोत्तर तक इंतजार करें। तो अगर ये क्रम सही चलता है, अगर अध्यापक अपने आप में पूरे हैं, तो स्नातकोत्तर में वो सत्यापन होगा, जिसमें विश्वास के साथ वात्सल्य, ममता, सम्मान और स्नेह, इन सभी मूल्यों का प्रकाशन बच्चा कर पाएगा। तो मेरे को, जैसा हम लोग अभी देख पा रहे हैं समाज में, यदि परिवार में सबसे, शब्द क्या बोलूं नहीं पता, लेकिन अगर सबसे हम बोले कि एक अच्छी स्थिति तो नहीं है, वो है माँ संबंध की। अच्छी स्थिति बोलने का मतलब बस इतना है कि हाँ ठीक है, खाना बनाने के लिए है, खाना बना देती है, उनको और कुछ काम नहीं है। एक तो माँ संबंध को बहुत बढ़िया से संप्रेषित करने की आवश्यकता लगती है समाज में, क्योंकि उसके बाद ही 7 संबंध धीरे धीरे समझ में आएंगे। क्योंकि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में यदि हमको पूर्णता तक पहुंचना है, तो शरीर जो हमको मिला है, उस स्थली से आप अपने क्रम को, अपने को पहचानना होगा। तो एक तो माँ को बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है, उसके साथ फिर पिता, भाई बहन सब समझ में आएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि समाज में प्राथमिक विद्यालय की जो स्थिति है, प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षक अपने आप में पूरे नहीं है, तो आगे की सारी व्यवस्थाएं असफल होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसा अभी देख रहे हैं कि अगर बच्चों के अंदर ये मूल्य रोपित नहीं है, तो कोई भी चीज आगे हम सफल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर बात ये लगती है कि हम सब मिलके प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के साथ हम सब मिलकर खूब बढ़िया काम करें। क्योंकि अब एक अपने को बाबा जी के मार्गदर्शन में हमको कुछ सूचनाएं मिल गई है। इसका एक छोटा सा बाबा जी के साथ हुई बात बताती हूँ। हम लोग जब विद्यालय खोले, तो 1.5 साल बाद बाबा जी ने कहा विद्यालय बंद कर दो। हमको लगा क्यों बाबा जी ने ऐसा कहा, तो बोले बस झेलना झिलाना करोगे, बंद करो। फिर कहा अध्ययन करो, नहीं तो बंद कर दो। तब फिर बाबा जी ने कहा कि आज एक एक बच्चा बागी है, एक जैसे हम बड़ा बागी था, ऐसा बाबा जी ने कहा। वो सब देख रहा है। 50-50 बुजुर्गों को संभालने जैसा है एक बच्चा। यदि समझदार नहीं बनोगे तो उखड़ जाओगे। इसलिए अध्ययन करो, विद्यालय बंद करो और 6 महीने का अध्ययन करो। और मेरे ख्याल से तभी से 6 महीने अध्ययन शिविर की शुरुआत हुई और इतना अच्छा सहयोग बैठा कि हम बहनों ने, मतलब हम पूछे कब करें, बोले कल से ही करो, 6 महीने का अध्ययन करो और कल से ही करो। तब हम लोग को लगा कि समझना कितना जरूरी है एक शिक्षक के लिए। तो अभ्युदय संस्थान की जैसे अगर मैं बात छेड़ती हूँ, तो जब हमने कहा कि क्या हम रायपुर में रह के कर सकते हैं, तो कहे बाबा जी ने कहा नहीं, यहाँ आके करो। और हम सब ने 6 महीने के अध्ययन की शुरुआत की यहाँ। और 6 महीने के अध्ययन के बाद और इतने हर दिन जो हम लोगों के अंदर, सभी बहनों के अंदर जो शोध हो रहा है, उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि बच्चे न्याय के याचक हैं। उनको यदि 5वीं तक न्याय मिल जाता है और जहां जहां से न्याय मिल रहा है वहां यदि शिक्षक ध्यानाकर्षण करा देता है, तो न्याय की याचना पूरी हुए बिना कोई भी व्यक्ति न्याय प्रदान नहीं कर सकता। ये एकदम लिखी हुई, कैसे भी आप उसको निश्चित कर लो,
क्योंकि मैं कई बार जब देखी बोली कि नहीं हमारे साथ नहीं हुआ पर हम कर लेंगे। तो इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हम दूर कर लें कि जब तक हमारे अंदर न्याय की याचना पूरी नहीं होगी, न्याय प्रदायी क्षमता का प्रकाशन हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम पुनः अपने आप को जांचें और देखें कि हमारी न्याय की याचना कहाँ कहाँ पूरी हुई है, और उसको खूब बढ़िया से जांच के स्वयं में विश्वास के साथ एक न्याय प्रदायी क्षमता के साथ, योग्यता के साथ शिक्षक पद पे आए। तो बहुत सुंदर एक बात है ये, और हम लोग को खूब बढ़िया लग रहा है ये सब करके, और लग रहा है कि अब धीरे धीरे सभी संबंधों को हम लोग आगे देख पाएंगे। और लास्ट में बस इतना बोलती हूँ कि कृतज्ञता से शुरुआत हुई है, और पहले जितना हम बाबा जी को नहीं समझे थे उतना हर दिन हमारे अंदर गौरव और श्रद्धा महसूस हो रही है, जैसे जैसे जीने में आ रहा है। तो ऐसे ही सारे मूल्य प्रस्फुट हो जाएंगे। तो आप लोग सभी प्राथमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम बनेगा उसमें हम सभी बहनें जहाँ भी किसी को भी मल्टीप्लाई करना हो, जितना भी हमारे पास मटेरियल बना है, जितनी हमारे पास अभी तक की समझ है, वो सब हम आप लोग को देना चाहेंगे, और आप लोग के पास जो है उसको हम लोग लेना चाहेंगे। तो इसके साथ अपन फिर मिलेंगे। हमारे कई सारे मित्र वाइस चांसलर रहे जिन्होंने इसको कोर्स में डाल दिया, लेकिन फाइनली तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मूल बात ये समझ में आती है कि शिक्षक का व्यक्तित्व ही सफलता की सारी कड़ी है। और शिक्षक का व्यक्तित्व जब बात कर रहे हैं तो अब उसके मीनिंग आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं लौट के अभ्युदय संस्थान में फिर से आ जाता हूँ। यहीं से हमने अपनी यात्रा को आज सुबह शुरू किया था। तो जिस तरह का एक सघन दौर यहाँ पे चला, और यदि हम ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा उस पूरे वातावरण को जीते हुए देख के बच्चा समझेगा, तो यदि अभ्युदय संस्थान में 6 से 12 की कल्पना की गई तो फिर उसके अनुरूप पूरा वातावरण कैसा हो, और हम सब बड़े लोगों की जीवन शैली और जो भी कुछ यहाँ घट रहा है उसको उसके अनुरूप कैसे सजाया जाए। अब इस पे काम शुरू हुआ, अभी दिल्ली में शुरू हुआ और भी कई जगह। तो मूल रूप में तो ये कह रहे हैं कि 15 पुस्तकों में जो भी कुछ सूचनाएं लिखी हैं उसमें शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक पहुंचने का जो स्वरूप है उसको अध्ययन की बात कह रहे हैं, पर ये एक दिन में नहीं निकला। मैं आपसे इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि यदि पूरी जर्नी को देखें तो 1970 में मान लेते हैं कि अनुसंधान हुआ। 1970 से 1980 की जर्नी कुछ कुछ लोगों से चर्चा होती रही। 80 से 90 की जर्नी में मान लीजिए व्यवहार दर्शन और कुछ पुस्तकें पहले आ गई थी, कुछ बात हुई। 90 से IIT दिल्ली में कुछ बात शुरू हुई। आदरणीय बाबा जी के अनुसार 2001 से वो कहते हैं कि इसका लोकव्यापीकरण शिक्षा और समाज के स्वरूप में शुरू हुआ। यदि ऐसा देखें तो दर्शन की यात्रा को कुल अभी 18 साल पूरा हुआ। तो इन 18 साल की लोकव्यापीकरण की यात्रा में जहां हम पहुंचे हैं वो काफी सुखद है। लेकिन ये यात्रा कैसे हुई उसको संक्षेप में रखने के लिए मैं मंजीत भाई को आमंत्रित करता हूं। मंजीत। कारवां में शामिल हुए 18 से 19 साल हो गए हैं, और जब भी मैं कभी इस यात्रा के बारे में सोचता हूं तो मुझे वो समय याद आ जाता है जब मैंने यहाँ पे पहला शिविर किया था। और वो भी सौभाग्य है कि उस समय वो पहला शिविर सोम भैया का हुआ, और उसी समय बाबा जी के साथ भी मेरा 3-4 बार मिलना हो गया, क्योंकि तब बाबा जी नंदिनी 2-3 बार उस बार आए जो राजन महाराज जी के यहाँ पे शिविर हुआ। ये मेरा पहला शिविर जो था लगभग 8 मई को हुआ था, और 10 मई सन 2000 में मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई थी। तो मैं बहुत सोचता था कि जैसी ये बातचीत होती है क्या ये ऐसा हो पाएगा। लेकिन जब मैंने 3-4 शिविर किए तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो होगा, क्योंकि इसकी नींव तो बहुत पहले से ही रखी जा चुकी है, और उस नींव के साथ साथ उस ज्ञान कारवां में मैं भी शामिल हो गया। ये यात्रा जो जब शुरू हुई तो पूरी गति से चल पड़ी, और फिर ये कैसे कैसे चली, इस यात्रा का एक छोटा सा विवरण मैं आपके सामने रखता हूं, जो आज सुबह ही मुझे सोम भैया ने दिया है।
सोम भैया की एक बहुत अच्छी आदत रही कि वो हर चीज़ को नोट कर लेते थे, जो मुझ में ये आदत नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो मिल जाती है। तो इस तरह से जो पहला शिविर छत्तीसगढ़ में हुआ वो 1996 में नंदिनी में गायत्री शक्ति पीठ में श्री राजन महाराज जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे श्री सत्या जी द्वारा संबोधित किया गया। बहुत नाम मैंने उनका सुना था, और इस बार अमरकंटक में जब हम विकल्प की गोष्ठी में गए तो वहाँ पे मुझे उनकी एक बुक भी मिली लिखी हुई, जिसको अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद रायपुर टीम के द्वारा पहला शिविर फिर राजन महाराज जी के यहाँ ही हुआ, जो नंदिनी में हुआ, जो 8 दिसंबर 1999 को हुआ, जिसको सोम भैया ने लिया था। यहीं से अगला शिविर जो सोम भैया लिए, वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। 8 मई सन 2000 मैं जब रायपुर आया और सीधा घर में पहुँचा और सोम भैया ने वहाँ से लिया और लाके शिविर में बिठा दिया। वहीं से मेरे अंदर ये सब बातें शुरू हुई कि ये कैसे होगा, ये जैसा कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो हुआ और उसके प्रमाण के रूप में हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। फिर अभ्युदय संस्थान का आरंभ 11 से 13 जनवरी, जो कि उद्घाटन भी रहा 2001 को हुआ। उसमें भी मुख्य भूमिका श्री राजन महाराज जी एवं धीरेन भाई द्वारा, और इसमें रायपुर की टीम भी साथ रही, जिसमें अंजनी भैया भी हमारे साथ साथ रहे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अंजनी भैया हमेशा मेरे साथ साथ या आसपास रहते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते थे या कहीं भी जाते थे तो इकट्ठे जाते थे और रात को बैठ के उसकी चर्चा होती थी, और कभी कभी थोड़ा बहुत नाराज़गी भी बनती थी कि आप ऐसा करते हो ये ठीक नहीं है, या ये ऐसा करते हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर ये मुझे समझ में आया कि नहीं, वो जो भी करते थे उनके केंद्र में मानव होता था। वो ये नहीं सोचते थे कि ये क्या कर रहा है और कैसे करेगा, ये अच्छा करेगा, इसके अंदर पूरी संभावना है, वो उस दृष्टि से देखते थे। तो उनके जाने के बाद शायद मुझे ये बात समझ में आई, तो एक थोड़ा सा बदलाव मैंने उसको अपने आप में देखा। फिर अभ्युदय संस्थान द्वारा जो प्रथम शिविर लिया गया वो 16 से 20 फरवरी सन 2001 में कुरुड में हुआ। संस्थान के परिसर में पहला शिविर 18 से 24 मार्च 2001 को रहा, और 8वां जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन संस्थान में अक्टूबर 2002 को हुआ। फिर एक थोड़ा सा मेहनत करने वाला काम जो सोम भैया और उनकी टीम, जो यहाँ पे संस्थान में पहला शिविर किया गया, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ हुआ, वहाँ पे बार बार जाके उसकी चर्चा होती थी, तो वहाँ के लोगों को भी ये विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो पाएगा और ये बच्चे कैसे सुनेंगे। बार बार उस बात का जिक्र होता था, तो एक बार सोम भैया उस जिक्र में बताए कि इसको सुनने के लिए जो आपके कॉलेज में जो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जिन्हें आप उद्दंड मान लेते हैं, उनको भेज दीजिए। और ऐसा ही हुआ। उसमें कुछ बच्चे ऐसे आए, और मुझे भी याद है कि जब वो बच्चे गए थे तो रो के गए थे। ऐसा ही था। यानी कि इस विद्या में इतना तो दम है कि सही की चाहत तो सबको है, लेकिन वो उसके सामने आए कैसे, उसकी डगर कौन दिखाए। और डगर दिखाने वाला अगर जीता हुआ व्यक्ति दिखाता है तो ही अंदर के भाव जागते हैं, वरना कहते तो सभी हैं और सुन के हम चले जाते हैं। लेकिन जब जीता जागता व्यक्ति उस तरह के आचरण के साथ व्यक्ति प्रस्तुत होता है तो वो बात दिल में चलती जाती है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के साथ 7 नवंबर 2000 को कार्यक्रम आरंभ हुआ। बहुत से भाई यहाँ पे हैं भी जो अभी तक साथ चल रहे हैं। और फिर प्रथम चेतना विकास मध्य शिक्षा कोर्स
15 जुलाई 2009 को आरंभ हुआ। महाराष्ट्र स्कूली शिक्षा कार्य 12 अगस्त 2010 को आरंभ हुआ और रायपुर में वीआईपी रोड स्थित अभिभावक विद्यालय 4 जुलाई 2011 को प्रारंभ हुआ। गुजरात में कार्य 27 फरवरी 2012 को और समाधान बीएड कॉलेज का प्रारंभ 3 सितंबर 2012 को हुआ। 2013 में फिर राष्ट्रीय जीवन विद्या सम्मेलन और 2015 में पाठ्यक्रम समूह का गठन किया गया। उसी गठन की तैयारियों के छोटे से स्वरूप के साथ आज हम इस सम्मेलन के रूप में बैठे हुए हैं। इस तैयारियों को इतना आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। 2016 में अछोटी परिवार सभा तथा यहाँ का विद्यालय का बनना शुरू हुआ। ये एक छोटी सी यात्रा थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे मन में भी एक विश्वास ये बना ही है कि बाबा जी के द्वारा प्रस्तुत जो मध्यस्थ दर्शन समाज में शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित होगा, ऐसा हम सभी स्वीकारते हैं। इसलिए अभ्युदय संस्थान के सभी कार्यक्रम लोक शिक्षा और शिक्षा के मानवीकरण योजना के अर्थ में चलाए जा रहे हैं और यही धीरे धीरे आपके सामने आते भी रहेंगे, जिसमें कुछ जैसे कि अभ्युदय संस्थान में परिचय शिविर, अध्ययन शिविर चलते ही रहते हैं और भी उसके साथ साथ हम अपने परिवारों में छोटे छोटे प्रयोग करते ही रहते हैं। जैसे जैसे ध्यान जाता है, जैसे कि अभी योगेश भैया इससे पहले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जैसे ही घर का बुजुर्ग कोई साथ जाता है तो वो अभ्यास को भी साथ ले जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारी बातों में ही रह जाता है और फिर उसे हम नहीं दोहराते, सिर्फ बातों में दोहराते हैं कि वो ऐसे करते थे। लेकिन इसी के तहत हम लोगों ने भी यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कि हम सभी लोग सुबह 1 घंटे के लिए परिवार के सभी सदस्य जो भी उस समय उपलब्ध हो बैठते हैं, पूरे दिन की चर्चा करते हैं, आगे क्या करना है उसकी चर्चा करते हैं और जिस तरह की भी कोई मन में बात हो तो उसको भी करते हैं। लेकिन उसमें हमसे बच्चे छूट रहे थे, इनके साथ कैसे करें? तो फिर एक प्रस्ताव रखा गया, उसमें ये हुआ कि हम इन बच्चों को भी साथ लेके चलें। तो अभी की व्यवस्था के तहत वो सभी बच्चे 2-2 बच्चे हमारे घरों में आके रात को रहते हैं, उनसे बातचीत होती है। सुबह हम उनको अपने साथ लेके जाते हैं, चाहे वो गोपालन पे शिक्षा हो, चाहे खेती के लिए हो या व्यवस्था के लिए हो, और उसमें सभी परिवार के जो बड़े हैं उनके साथ रहते हैं और इस व्यवस्था के साथ चलते हैं। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आप एक और अच्छा स्वरूप देखेंगे। इसी के साथ में आपसे आगे चलता हूँ। बच्चों को गढ़ना शायद सबसे बड़ा काम है, आवश्यक काम है, और उसके लिए केवल क्लासरूम टीचिंग पर्याप्त नहीं है। एक जीते जागते माता पिता, अभिभावक उस स्वरूप में जो भी चीज़ें हम बच्चों में देखना चाहते हैं, कैसे उसका वातावरण उपलब्ध कराएं। और एक दुस्साहस ही कहेंगे या एक साहस कहेंगे, छोटी टीम ने मिलकर तय किया। जैसे लगभग एक स्थिति ये थी कि जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है उनके साथ में चला जाए और धीरे धीरे इवॉल्व हुआ जाए, लेकिन लगभग यहाँ सबके बच्चे जिस उम्र में थे और सबने मिला के एक उस समय एक लगभग निर्णय लिया है कि दर्शन की रोशनी में एक शुद्ध बुद्ध स्वरूप को तैयार किया जाए और उसका प्रयोग अपने बच्चों के साथ में किया जाए। एक बड़ा साहस था, इस साहस का सम्मान है। धीरे धीरे इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होगी और शोध करेंगे और इसको सुंदर बनाएंगे। इस क्रम को मैं रखने के लिए निधि बहन को आमंत्रित करता हूँ। मैं यहाँ पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र अछोटी की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। पर 2 बातें जो कि पहले आए भाई बहनों ने रखी है उनको रिपीट करना चाहूँगी। उसमें पहली ये बात कि बाबा जी सहित अब तक
जितने भी हमारे बहन भाई लोगों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने अभी तक जो भी कार्य किया है, उसी के फल परिणाम स्वरूप ही आगे के स्वरूप तैयार हो रहे हैं। तो हम सब टीम की तरफ से हम सबको एक दूसरे को और वरिष्ठ बहन भाइयों और बाबा जी को श्रद्धा के साथ कृतज्ञता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही दर्शन कहता है कि अस्तित्व में यदि कोई भी स्वरूप, कुछ अस्तित्व है, व्यवस्था है, स्थिति है, वो सहअस्तित्व ही है। दूसरी बात जो दीदी ने अनीता दीदी ने बहुत अच्छे से रखी, और मैं यहाँ फिर से एक बार इंडोर्स करना चाहती हूँ, अनुमोदन करना चाहती हूँ कि मानव का क्रियापूर्ण होना और आचरणपूर्ण होना, इस तिथियों के लिए और सर्व मानव का ऐसा होना, शिक्षा के तहत होना, शिक्षा विधि से होना, शिक्षा संस्कार से होना, उसके लिए बाबा की तरफ से और जो बात मैंने समझी है, 3 चीजों की आवश्यकता है: स्व संस्कार, वातावरण और अध्ययन। इसमें से एक भी मिसिंग होता है तो मानव का पूर्ण होना संभव नहीं है। और इसी की अब से सुबह से लेके ये चर्चा हो रही है। स्व संस्कार तो आप देख ही सकते हैं कि हम सब हैं ही, जैसे कहा ही गया, दोबारा कहा ही जा सकता है कि हर मानव समझना चाहता है, समझने के लिए तत्पर है, सही खोजा जा चुका है, बाबा जी के द्वारा सत्य का अनुसंधान हो चुका है। तो स्व संस्कार की ये स्थिति है। दूसरी स्थिति अध्ययन और वातावरण। अध्ययन में शिक्षा संस्कार और लोक शिक्षा, इन दोनों पर भी चर्चा हो ही गई है। और जो उस शिक्षा संस्कार में अध्ययन कराने के लिए जो अध्यापक गण है, तीसरी अध्ययन के लिए अध्यापक गण, ये मेरे को तीसरी बहुत आवश्यक स्थिति दिखती है। जैसे मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र छोटी की प्रस्तुति, तो इसका आधार भी मध्यस्थ दर्शन है। तो आधार मध्यस्थ दर्शन होने का मतलब ही ये है कि अध्ययन जो कराने वाला है वो कौन है। आधार मध्यस्थ दर्शन का मतलब क्या है? तो इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि जो अध्यापक है वो मध्यस्थ दर्शन है। अदरवाइज सारी चीज सूचना है। सूचना के नाम पर मानव जाति के पास आज बहुत सूचना है ही, अच्छी बातें होती हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छे कार्य भी देखे जाते हैं। तो फिर से एक बार इंडोर्स, जो दीदी भाई लोगों ने पहले कहा है कि जो अध्ययन है और वातावरण है ये मानव से है। अध्ययन पूर्वक, अध्ययन मूलक, अनुभव मूलक जीना ही मध्यस्थ दर्शन आधार के रूप में शिक्षा संस्कार का आधार है। बस इतना ही। तो अध्यापक, जो बार बार कहा जा रहा है कि जो भी करिकुलम में शामिल हो, जो पढ़ाए, माता पिता हो, जिसको पढ़ाया जा रहा है, वो आधार है हमारे बच्चों के पूर्ण होने के लिए। तो पहला आधार माता पिता, दूसरा परिवार, मध्यस्थ दर्शन को जीता हुआ, तीसरा परिवार संपर्क, जिसमें वातावरण आ ही गया। किस वातावरण में परिवार रहता है और उस बच्चे के चारों तरफ के वातावरण में मध्यस्थ दर्शन कितना है, उसको जीते हुए लोग कितने हैं। और फिर पूरा उसका यदि समाज भी मध्यस्थ दर्शन हो जाए तो इसको इस रूप में हम संस्थान पूरा अमरकंटक से लेके रायपुर तक, ये तीनों को ही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जितना मैंने देखा, मेरी यात्रा यदि मैं बोलूं तो मात्र 4-5 सालों की है और ये तीनों चीजें संभव हो गई हैं इस परिसर में, इस पूरे वातावरण में। बाबा जी और सब बहन भाई, वातावरण, अध्ययन करवाने वाले वरिष्ठ बहन भाई और बाबा जी का जीना और उनका मार्गदर्शन, तो ये तीनों चीजें होने से आज शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम आगे बढ़ता है, जिसके दूसरे चरण शिक्षा चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र अभी के लिए 6 से 12 तक का प्रोग्राम है, उसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो आधार बताया है तो इसकी अपेक्षा भी बड़ी है। अपेक्षा है जब ऐसा तीनों होने से, आधार होने से, ऐसा वातावरण होने से, ऐसे अध्ययन करवाने वाले होने से, ऐसा परिवार, परिवारजन और वातावरण से एक बालक जब बनेगा तो कैसा होगा, जिसे हम
कहते ही आए हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को मेरे बच्चे में। और वो मात्र सिर्फ शब्द नहीं है, वो पूरी एक समझ है। मैं समझता हूँ, मानव आज ये बोलना चाहता है, मैं समझता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं पहचानता हूँ और निर्वाह कर सकता हूँ। तो पहला स्वयं का विश्वास, श्रेष्ठता को पहचान ही सकता हूँ, मानव जाति को पहचान ही सकता हूँ, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। दूसरा चरण जब ऐसा होगा तो जो हम फल परिणाम सोचते हैं शिक्षा से वही आएगा, सुख, शांति, संतोष, आनंद, और उस मानव को अंतराष्ट्र तक जीना, नो कंफ्यूजन। उस आधार से ये फल परिणाम की अपेक्षा करते हैं। तो शिक्षा केंद्र अछोटी भी इस आधार और फल परिणाम को लेकर चल रहा है। अब थोड़ा सा अब व्यवहारिक स्वरूप में क्या हुआ है उसका मैं परिचय कराती हूँ। शिक्षा केंद्र की शुरुआत, जैसे कि मंजीत भैया ने बताया, पूरा संस्थान, अमरकंटक, बाबा के प्रयास, सबके प्रयास से पहुंचते पहुंचते अभिभावक स्कूल की शुरुआत, उस तक पहुंचते पहुंचते कि यहाँ व्यवस्था का स्वरूप बन सकता है तो यहाँ पर 6 से 12 का विद्यालय हो सकता है। उसकी शुरुआत से सारे परिवार, करीबन यहाँ पर 17 से 20 परिवार अभी हैं। रायपुर, क्योंकि स्थानीय की बात होगी केंद्र की, तो स्थानीय परिवार की मैं बात करती हूँ, तो अछोटी, हींगना, कुम्हारी और थोड़े आसपास, और रायपुर तो है ही। हमारे यहाँ मेन स्थानीय में 20 परिवार, उनका एक हो जाना से कोई भी केंद्र या कोई भी शिक्षा संस्थान तभी खुल सकता है। ये कोई एक मानव और एक परिवार की बात नहीं। तो उसकी शुरुआत हुई जनवरी 16। फिर उसी परिवार की स्ट्रेंथ और आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और साथ काम करने की चाहना और स्थिति का आना, केंद्र के लिए शुरुआत होना। मई 2016 से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, कार्य योजना पर सभा सेट हो गई, बन गई। उसके बाद फिर इन सब परिवारों में कौन स्थितियों में अपनी भागीदारी शिक्षा संस्कार में दे सकता है, केंद्र में अपना कोई समय दे सकता है, जो भी भागीदारी दे सकता है, उसका सभा का गठन हुआ। सभा में कुछ निर्णय हुए जो मेन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत गहन हम शिक्षा पर बातचीत करें और अध्ययन करें। तो जो शिक्षा केंद्र की जो बहन भाई हम यहाँ सामने प्रस्तुत हुए थे, वो सब हम सदस्य हैं ही, मैं उनमें से एक हूँ। हम सब ने शिक्षा नीति का प्रारूप, शिक्षा बाबा के द्वारा दिया गया शिक्षा का पाठ्यक्रम, जैसे दीदी ने कहा कि उसका एक क्रम है, अनुक्रम से समझ, प्राप्त समझ को अनुभव कह रहे हैं, तो उसका भी एक क्रम को पहचानना जो कि एक आवश्यक है ही। माता पिता को तो पहचानना है ही, पर शिक्षा जो डायरेक्ट अभी शुरुआत में हम दे रहे हैं उनको पहचानना, फिर सब और अब तक जितना शिक्षा का काम हुआ है उसको पहचानना। तो ये सभा ने पहला काम किया। तो कहीं भी मुझे लगता है संस्थान खुलेगा तो इसी स्थितियां में होता है, खुलेगा कुछ का इस आधार को पहचानना, फल परिणाम को पहचानना, और इसमें किस वस्तु का बात की जा रही है उसका अध्ययन करना, उस पर आपस में सहमति और गहन चर्चा करना। अब कुछ और निर्णय जो इस सभाओं में हुए इस संस्थान के लिए, वो मैं साझा करती हूँ। जैसे शिक्षा में देने वाले अध्यापक की पात्रता का विकास, तो उसमें पाया कि हम साथ साथ पढ़ाएंगे, साथ साथ समझेंगे, गहन चर्चा करेंगे और डेली अपना स्व मूल्यांकन करते हुए दैनंदिनी पर चर्चा करेंगे और अपना अध्ययन को और जीने को गहन करेंगे। तो दूसरा ये निर्णय, विद्यार्थियों का चयन। अब ये कैसे हो, तो इसमें पाया कि 1 से 5 तक सबको पूर्ण अवसर दिया जाए कि वो अपने विद्यार्थियों को हमारे इस केंद्र में भेज सकते हैं। तो उसके लिए रखा गया सीजी का एफिलिएशन के साथ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा यही होगी, शुद्ध बुद्ध होगी, जैसे अभिभावक विद्यालय में शुद्ध बुद्ध चल रही है वैसे यहाँ पर सीजी का एक अवसर कि यदि वो 5 के बाद उनकी निष्ठा सपोज नहीं बनती है, क्योंकि केंद्र 10 किलोमीटर के दायरे में अपने इस केंद्र को प्रमुखता में देखता है विद्यार्थियों के रूप में, तो सबसे पहले ये, पर उसके बाद एक बड़ा बैरियर हम सोचते हैं अभी की योजना के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे भैया ने बोला कि हम ओपन स्कूल से सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कराएंगे, पर अब अभिभावक को ये डिसाइड करना होगा, जैसे बाबा कभी कहते थे यहाँ नौकरी और व्यापार के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, ये अभिभावक को पता हो, मात्र शिक्षक को नहीं।
सिर्फ हम इन बालकों को क्या अलग करता है? व्यवहारिक में आप देखेंगे तो सेम दिखेगा, हम दौड़ाते हैं, हम श्रम कराते हैं, हम अच्छी बातें सिखाते हैं, पर बात मानसिकता की है। तो अभिभावक को भी पता हो, अभी हम शुरू में ये करना चाहते हैं कि ओपन स्कूल से सर्टिफिकेशन की तैयारी होगी, पर यहाँ पर 6 से 12वीं तक, जब तक बच्चा 17 साल भ्रमित होने की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए लॉक करने के लिए ओपन से देंगे, पर यहाँ पर जो हम पाठ्यक्रम सोचते हैं वो पढ़ाएंगे अभी के लिए। फिर शिक्षा की समग्रता हेतु वस्तु का कैसे चयन हुआ? सुनने में ये सब्जेक्ट आम ही लगेंगे क्योंकि नामकरण की बदलने की आवश्यकता नहीं, पर इनका मूल आधार मध्य दर्शन ही होगा। तो उसके कुछ है परम ज्ञान या मूल दर्शन। जब किसी को होगा तो 3 तरह के ज्ञान एकदम स्पष्ट होंगे। अस्तित्व दर्शन में भौतिक रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान, तो पहला सब्जेक्ट है जिसको हम साइंस भी कहते हैं, भौतिक रासायनिक विज्ञान। दूसरा है जो कि अभी तक संभव ही नहीं हुआ मध्यस्थ दर्शन से, मानव का अध्ययन। तो मानव मूल रूप में जीवन है, तो जीवन के आचरणों का अध्ययन, मानसिकता का। अच्छे कार्यक्रम के पीछे मानसिकता क्या है? आज कोई अच्छा ऐसा कार्यक्रम बचा नहीं है मानव जाति में जो हम कर दें और कोई ऊपर से सिद्ध हो जाए। तो बात यह है जीवन के आचरण, जागृत पूर्ण मानव के आचरणों की समझ, और वो भी क्रमबद्ध। तो दूसरा सब्जेक्ट हुआ मनोविज्ञान। बच्चा ये जानता हो कि मैं समझता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं और कैसे करना है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान, मानवीय व्यवस्था के लिए तैयारी। बालक को ये भी ज्ञान हो कि मैं समाज में भी जो करता हूँ, क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ और कैसे करना है। फिर है इसके साथ साथ श्रम की मानसिकता, श्रम का अभ्यास। जैसे बताया है कि योगेश भैया ने बोला था हम अभ्यास में लाएंगे, पर उसके लिए प्रशिक्षण। अभी की कक्षा में सिलाई को पहला अपॉर्चुनिटी कि हमारे राकेश भैया अवेलेबल थे, तो सिलाई की शिक्षा प्रशिक्षण में दी जा रही है। आगे कपड़े बनाना या जैसे जैसे हमारे भाई या बहन अवेलेबल होंगे तो ये दी जाएगी। तो हस्तकला, ग्रामोद्योग, तकनीकी शिक्षा जितना भी आगे जा सके, इन सब समझदार बनते हुए मानव अपनी इन कलाओं को संप्रेषित होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए इस्तेमाल करता ही है। उसके लिए भाषा, उसके लिए अभी 2 तरह की बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। फिर साहित्य कला, उसको ये चित्रण बताने आए जो मानव जाति में लोक व्यापीकरण में सहायता हो। गणित तो है ही, हर व्यवहारिक ज्ञान को संप्रेषित या अभिव्यक्त करने के लिए गणित लगता है, और अन्य कलाएं जो भी निश्चित होंगी। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि हम INS की भी तैयारी कराएंगे ओपन स्कूल की, तो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज ऑफ ओपन स्कूल की तैयारी कराएंगे 8th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, छाटे हुए सिलेबस का। दूसरा, लास्ट में आपको दिखेगा चरित्र लिखा है। जैसे श्रम का अभ्यास, ऐसे ही व्यवस्था की मानसिकता और उसका अभ्यास। इसको करने के लिए हम अपने बच्चों से विद्यालय की व्यवस्था में पूरी भागीदारी कराते हैं, जिससे व्यवस्थित होने का अभ्यास भी बालक को हो, और व्यवहार में, व्यवस्था में और आगे जाके व्यवसाय में वो व्यवस्थित रह सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस चयन के साथ शिक्षा का पूरी समग्रता में कार्यक्रम पूरा होता है। अब नीति क्या अपनाई है केंद्र ने? क्योंकि अध्यापन तो प्रतिफल मुक्त है ही, हमारा अपना संप्रेषण अभिव्यक्ति के रूप में है, सहयोगी मुक्त भी होगा, क्योंकि श्रम की मानसिकता, व्यवस्थित होने की मानसिकता, श्रम का अभ्यास, श्रम को देखते हुए, तो इस अर्थ में हमने पाया कि ये केंद्र सहयोग राशि मुक्त भी हो सकता है, कोई फीस नहीं होगी इस केंद्र में, जो कि हम इसको एक बड़ा चीज मानते हैं। सिर्फ अब अहर्ता क्या देखनी है, कोई वस्तु समझता है तो यहाँ पर विद्यार्थी है, परिवार है, तो सहयोग राशि मुक्त होगा ये विद्यालय। औपचारिकता नहीं, प्रयोग होंगे, व्यवहारिकता होगी, और दर्शन आधारित वातावरण के लिए पूरा जितना भी परिसर है, संस्थान से लेके जितने इस साइड के परिवार, जितना भी अपना परिसर आपको बताया जा रहा है, जितने भी परिवार हैं, ये सब शिक्षा के लिए, शिक्षा के व्यवहार, व्यवस्था देखने के लिए ये अवेलेबल है एक विद्यार्थी को केंद्र के रूप में। हम सपोर्ट करेंगे जो भी परिवार, किसी भी परिवार की यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, उनका अपनी विशेषताएं होंगी, उससे हमारे बालक अवगत हों और उसका लाभ उठाएं।
निर्णय प्रणाली, न्याय की हम बात करते हैं तो केंद्र ने निर्णय, किसी भी निर्णय के लिए यहाँ पर सभा विधि को चुना है। अभी भी सभा है और सभा भी कार्य करने वालों की, और हमें पता ही है हम सभा को कि सारे बहन भाई हमारे साथ हैं ही, हर स्थिति में, हर गति में। तो सभा के निर्णय से निर्णय हो केंद्र के, और स्वेच्छा से सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इसको आगे बढ़ाएं, जिससे हर विविधता से हमारे विद्यार्थियों को लाभ हो। तो निर्णय सभा से। समय सारणी 2 है, 10 से 5 नॉर्मल विद्यालय, नॉर्मल केंद्र का टाइम। दूसरा, जैसे मंजीत भैया बता ही चुके हैं कि सुबह 5 से रात के 9 बजे तक, या और भी चेंज होगा, जैसे आ रहा है कि थोड़ा और आराम चाहिए, तो इस रेजिडेंशियल या आवासीय व्यवस्था भी शुरुआत हो गई है। तो उस अवसर, ये अवसर भी केंद्र उपलब्ध करा रहा है। जैसे कि कोई माँ बाप में से एक माँ बाप यदि यहाँ के रहना चाहे तो उनका स्वागत है 6-7 कक्षा तक, तो वो यहाँ आके रह सकते हैं। और कोई, अभी तक तो ये है कि कोई माँ बाप का एक साथ चाहिए। मूल्यांकन विधि, जैसे बाबा जी ने कहा ही है कि 6 साल का, 6ठी में जब बच्चा होता है तो 10 साल का हो जाता है, और अब वो समझ का आकलन, समझ जो भी समझता है उससे अपना आकलन करने के लिए सक्षम भी हो जाता है। तो इसका मेन जो रहेगा प्रशिक्षण करने का, वो स्व मूल्यांकन रहेगा। बच्चा खुद मूल्यांकित करे और पुष्टि करेंगे अध्यापक गण और अभिभावक गण, और वो बालक के पीछे से हम उनको आगे बढ़ाने के लिए चर्चा और काम करेंगे पीटीएम के रूप में। पर मूल्यांकन करेगा बच्चा, जिससे जो दिशा में वो जाना चाहे, जिस एरिया में बढ़ना चाहे, जिस अर्थ में पूर्ण होना चाहे, वो मूल्यांकित करता जाए और आगे बढ़ता जाए। केंद्र की आज तक की उपलब्धि, केंद्र अभी तक जैसे बताया अप्रैल 17 से चालू हुआ और आज तक है, चल रहा है, ये सेशन पूरा होगा। तो अभी तक की जो उपलब्धि रही, हमने पाया हर विषय में हर अध्यापक ने, हर शिक्षक ने गहन चर्चाएं की हैं। खुद को भी हम आगे बढ़ा पाए और बच्चे को उससे अवलोकन कराते रहे। तो एक तो ये कि गहन चर्चा, और मेन फोकस रहा मानव का लक्ष्य, मानव के लक्ष्य के अर्थ में सारा ध्यान हमने उनको दिलाया। जैसे योगेश भैया ने कहा कि शिक्षा में क्या गायब है, मानव का लक्ष्य, मानव का अध्ययन। विद्यार्थी प्रतिदिन स्व मूल्यांकन के अर्थ में अपने विचार और व्यवहार को आधार पे स्व मूल्यांकन करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं, जिससे हम इसको एक सीमा में बांध पाए और बच्चा एक लक्ष्य की डायरेक्शन में चलता रहे। ये हम कर पा रहे हैं, ये उपलब्धियां हैं। सिलाई प्रशिक्षण हुआ है, आयुर्वेद पे थोड़ा ध्यान दिया हमने बच्चों को, और आयुर्वेद की एक कार्यशाला की गई और आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या पर बातचीत। ये कुछ उपलब्धियां। भविष्य की योजनाएं, 1 से 12 तक की कक्षाएं होने की पूरी संभावनाएं हैं। आवासीय योजना की पूरी संभावनाएं हैं, कुछ स्टार्ट हो गई है। हम इससे ये भी देखते हैं कि ग्राम स्वराज्य की शुरुआत हम इस शिक्षा केंद्र से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले बच्चे इसी 10 किलोमीटर के परिवेश के होंगे। तो ये ऐसा आकलन होता ही है कि यहाँ पर व्यवस्था की शुरुआत होगी, वो इस बात को समझेंगे। उन अभिभावकों के लिए मध्यस्थ दर्शन से जुड़ना आवश्यक होगा ही, अनिवार्य होगा ही। तो ये चर्चा स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी और यहाँ का वातावरण और गहन होगा। और इस अर्थ में कुछ सालों बाद 10-20 आकलन जाता है, जब हमारे ये बच्चे भी अपनी बागडोर अपने हाथ में लेने लायक हो जाएंगे तब, और पूरा वातावरण भी गहन हो चुकेगा, तो ग्राम स्वराज्य की हम इस परिकल्पना हम सबके विचारों में आती है। अब बस अंत में मैं इतना ही बोलूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये सुना। और अब मैं पाती हूँ कि आपको ये जो बताया, इसमें क्या अपेक्षा है बताने का। एक तो परिचय कराना कि मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से क्या कार्य हो गया है, और दूसरा ये कि आप अपनी अपनी स्थिति, अपने अध्ययन की स्थिति और सबके हिसाब से हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। तो जो बहन भाई गहन अध्ययन में लगे हैं, लगना चाहते हैं, वो हमारे साथ डायरेक्ट ही जुड़ सकते हैं हमारे अध्ययन के पाठ्यक्रम की प्रोसेस में। दूसरा, NOS के लिए हम तैयारी कराना चाहते हैं, उसकी छटनी के लिए बोर्ड की काफ़ी भाई बहन सक्षम है, हम ये पाते ही हैं। तो वो हमारे बच्चों के लिए
हमारे विद्यार्थियों के लिए 8, 10, 12 के बोर्ड के लिए जो भी सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। मिनिमम लर्निंग के लिए छटाई का काम है वो कर सकते हैं। आगे हम बात होगी ही शायद इस पे, मेथोडोलॉजी पे बात हो सकती है, मटेरियल पे बात हो सकती है। अतिरिक्त शिक्षा सामग्री, इसकी भी एक गहन आवश्यकता है। 1 से 12 तक ड्राइंग के लिए अच्छी ड्राइंग्स, पोएम, सॉन्ग्स, रीडिंग बुक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सब आप जहाँ चाहें वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। इसको बताने का यही प्रयोजन है और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। देखिए, कंटेंट काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है और सभा भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है। जो भी हम सबके एक मनस्थिति बना है कि कैसे इसके लिए हम वहन कर पाएँ, तो धीरे धीरे माहौल बढ़िया होता जा रहा है। तो चलिए, हम लंच के नज़दीक हैं, तो अगले सत्र में लगभग छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग, दिल्ली शिक्षा विभाग, UHV, NIT रायपुर और आत्मीय, इनकी प्रस्तुति रहेगी और योगेश भाई सभा का संचालन करेंगे। सुबह से लेके अभी तक की जितनी चर्चाएं हुई हैं उसमें एक आधारभूत जो स्वरूप निकल के आया है, उसमें लगे हुए लोग और जो भी एक वातावरण बना है उसकी सूचना आप तक देने की कोशिश हुई है। और जिस अच्छे मन से और गहनता से आपने सब चीज़ को सुना है उसके लिए सभा को खूब धन्यवाद।